हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ मॉडल्स। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हम अलग अलग मॉडल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिडिक्टिव मॉडल, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल्स एंड रिस्क एनालिसिस मॉडल। तो हम एक एक करके इन अलग अलग मॉडल्स को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट मॉडल है प्रिडिक्टिव मॉडल। प्रिडिक्टिव मॉडल का यूज़ हम फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं। तो जो हमारा हिस्टोरिक डेटा होता है, जो पास्ट डेटा होता है, उसको एनालाइज करके, उसका एनालिसिस करके जब हम फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करते हैं तो उसे ही हम प्रिडिक्टिव मॉडल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, फोरकास्टिंग वेदर, एस्टिमेटिंग कस्टमर डिमांड नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके से जो हमारे पास प्रीवियस डेटा है, जो पास्ट डेटा है, उसको यूज़ करके जब हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं तो उसे ही हम प्रिडिक्टिव मॉडल्स बोलते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे हमने एक्सेल में एक सिंपल फॉर्मूला लिया है, फोरकास्ट डॉट लीनियर। ये जो फंक्शन होता है ये हिस्टोरिकल डेटा से लीनियर ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है और फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है। तो यहाँ पे हमें 6 मंथ की सेल दी हुई है और हम 7th मंथ की जो सेल है वो प्रिडिक्ट करेंगे। तो जून तक की सेल हमारे पास है और जुलाई मंथ में कितनी सेल्स होगी, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा और हमें आंसर मिला है 167। तो इस तरीके से जब हम पास्ट डेटा का यूज़ करके फ्यूचर सेल प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो इसे ही हम प्रिडिक्टिव मॉडल बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो डेटा है ये लीनियर नहीं है, जैसे 100, 135, उसके बाद 120 ये वैल्यू हो गई। तो रियल वर्ल्ड में यूजली जो डेटा होता है वो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है। यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमें लाइन के बाहर मिलेंगे। लेकिन एक्सेल जो है वो लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करता है और बेस्ट फिट लाइन को फाइंड करता है। तो जो पॉसिबल बेस्ट फिट लाइन है उसको फाइंड करके यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिग्रेशन का यूज़ हुआ है, लीनियर रिग्रेशन का यूज़ किया गया है और जो 6 मंथ का डेटा हमारे पास था उसके बेसिस पे 7th मंथ में मीन्स जुलाई में कितनी सेल्स होगी ये हमने प्रिडिक्ट किया है। नेक्स्ट मॉडल है पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल। पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल में हम कस्टमर के बाइंग बिहेवियर का पता लगाते हैं। मतलब यहाँ पे इस मॉडल का जो मेन पर्पस है वो पैटर्न और रिलेशनशिप फाइंड करना है। मतलब जो डेटा हमारे पास है उसमें किस तरह का रिलेशनशिप है, कैसा पैटर्न वहाँ पे है, ये हम फाइंड करते हैं। तो बिजनेस में जब हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं तो हमें कस्टमर के बाइंग बिहेवियर का पता चलता है, हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि किसी किसी सीज़न में किसी पर्टिकुलर आइटम की सेल इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि अगर मानसून सीज़न है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अम्ब्रेला की जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से एक ट्रेंड, एक पैटर्न का पता हम इस मॉडल से लगा सकते हैं। इसका यूज़ एआई, डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग में होता है। एग्जाम्पल्स हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, स्पैम ईमेल डिटेक्शन, आइडेंटिफाइंग कस्टमर बाइंग पैटर्न। इसे हम एक्सेल में इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे एक डे दिए हुए हैं और सेल्स दी हुई है, मतलब किस दिन पे कितनी सेल्स हुई है। तो एक चार्ट बना लेते हैं हम और चार्ट में हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस तरह का पैटर्न है। तो इंसर्ट ऑप्शन में हम यहाँ पे एक चार्ट इंसर्ट करते हैं, 2D कॉलम चार्ट। और चार्ट से हम इजीली विजुलाइज कर पा रहे हैं कि वीकेंड पे सेल्स इंक्रीज होती है। जैसे कि मंडे के कंपेयर में अगर हम देखें तो सैटरडे संडे को सेल्स जो है वो इंक्रीज हुई है। तो इससे हमें पता चलता है कि वीकेंड पे जो सेल्स है वो इंक्रीज होगी। तो हम इससे डिसीजन ले सकते हैं कि हमें वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ेगा या फिर ज़्यादा आइटम्स की डिमांड होती है तो उस हिसाब से हमें आइटम्स स्टॉक रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस मॉडल की हेल्प से हम कस्टमर का बाइंग बिहेवियर पता कर सकते हैं।
नेक्स्ट मॉडल है ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। ऑप्टिमाइजेशन मॉडल हमें बिजनेस में बेस्ट ऑप्शन चूज करने में हेल्प करता है। तो कई सारे अल्टरनेटिव्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स जो है वो उसमें से बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन चूज करने में हेल्प करता है। इसका मेन गोल होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन, ऐसा कौन सा अल्टरनेटिव्स हम चूज करें जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे और वो भी कम से कम कॉस्ट पे। ये यहाँ पे मेन गोल होता है। तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मिनिमाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन आउटपुट, सिलेक्टिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इसका एक एग्जांपल देखा था कि किस तरीके से हमारे पास अलग अलग कंस्ट्रेंट होते हैं, रूल्स होते हैं, और उन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए हमें बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड करना होता है, जिसको यूज़ करके हम बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हमें बिजनेस में हो सके। तो ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल मतलब है कि बहुत सारे ऑप्शंस में से हमें ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब इसे भी हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, ए और बी, और जो कंपनी है उसकी लिमिट है कि उसको 20 यूनिट्स जो है वो एक दिन में प्रोड्यूस करनी है। तो प्रोडक्ट ए है, उसके अगर हम 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमें 500 प्रॉफिट होता है, क्योंकि ए प्रोडक्ट पे 50 प्रॉफिट है पर यूनिट और बी पे 40 है। तो यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट 400 होता है। अब क्योंकि हम 20 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हमने ए के 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और बी के 10 यूनिट्स। तो टोटल जो हमें प्रॉफिट हुआ है, हम सम कर लेते हैं, हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है 900 रुपीज़ का। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट था कि हमें लिमिट थी कि हमें 20 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करने हैं। अगर हम ए के 15 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और बी के 5 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो प्रॉफिट होता है 950। तो इस तरीके से हमारे पास कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं। तो हमने देखा कि अगर हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो 900 का प्रॉफिट हो रहा था। अगर हम ए के 15 यूनिट्स लेते हैं, बी के 5 यूनिट्स लेते हैं तो 950 का प्रॉफिट होता है। और अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो हम पूरे यूनिट ए के प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम 20 यूनिट्स ए के प्रोड्यूस करें तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 1000। तो अगर हमारे पास और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है और कोई रूल नहीं है तो कंपनी पूरे 20 यूनिट्स ए के प्रोड्यूस करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो 20 यूनिट्स अगर हम एक के प्रोड्यूस करते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है 1000, जो कि इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन है। नेक्स्ट मॉडल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल्स जो होता है वो हमें प्लानिंग, शेड्यूलिंग और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये जो मॉडल है ये इंश्योर करता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए विद इन बजट। तो जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो भी हम काम करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो समय पे कंप्लीट हो और जो हमारा बजट है उस बजट में वो प्रोजेक्ट बन जाए। तो जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो जब हम कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसमें कई सारे फेजेस होते हैं, जैसे कि हमें डिज़ाइनिंग करना है, कोडिंग करना है। तो उसके लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी होती है, शेड्यूलिंग करनी होती है और सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल्स होते हैं वो हमें टास्क को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल में हम स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें शेड्यूल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है यूजिंग पर्ट और CPM टेक्निक्स टू शेड्यूल टास्क इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इसे भी हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक्सेल में एक टेबल बनाई हुई है जहाँ पे हमने स्टार्ट डे और ड्यूरेशन लिया है। अब हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं चार्ट, और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो रही हैं। तो स्टैक्ड बार चार्ट हमने लिया यहाँ पे,
और ये चार्ट जो बन गया है इसमें ब्लू कलर से स्टार्ट डे है और ऑरेंज कलर से ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे हम विजुलाइज कर सकते हैं कि टास्क कब स्टार्ट हुआ और हर एक टास्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो प्रोजेक्ट टाइमलाइन को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका फिल कलर अगर हटा दें तो ये गैंग चैट के जैसा हमें शो होगा। तो बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको शेड्यूल करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मॉडल है रिस्क एनालिसिस मॉडल। रिस्क एनालिसिस मॉडल जो है वो हमें रिस्क में डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जब हमारे को कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हो सकता है कि उसमें रिस्क हो, मतलब हम ऐसे चांस हो सकते हैं कि उसमें हमें सक्सेस मिलेगी या फिर प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से डिसीज़न लेने से पहले हमें रिस्क एनालिसिस करना पड़ता है। रिस्क एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर हमें बिजनेस में सक्सेस मिली, अगर हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसमें हमें सक्सेस मिली तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा, और इन केस अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में फेल हो गया तो हमें लॉस कितने का होगा। तो ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हुए, इन दोनों चीज़ों का एनालिसिस करते हुए जब हम डिसीज़न लेते हैं तो उसी मॉडल को हम रिस्क एनालिसिस मॉडल बोलते हैं। तो ये जो मॉडल होते हैं ये डिसीज़न मेकर्स को अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ चेक करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ को चेक करेंगे कि हमारे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और दोनों को कंपेयर करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो रिस्क एनालिसिस मॉडल जो होते हैं वो हमें रिस्क में डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट रिस्क एनालिसिस, इंश्योरेंस रिस्क कैलकुलेशन, बिजनेस प्रोजेक्ट रिस्क इवैल्यूएशन। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो केस हैं, सक्सेस और फेलियर। अगर सक्सेस है तो हमें 1000 का प्रॉफिट हो रहा है और अगर फेलियर है तो हमें 5000 का लॉस हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.6। तो अगर प्रोडक्ट जो है वो सक्सेस होता है तो 1000 का हमें प्रॉफिट होगा और सक्सेस होने के चांसेस 60% हैं, इसीलिए 0.6 लिखा। और फेल होने के जो चांसेस हैं वो 40% हैं। तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर लेंगे, B2 मल्टीप्लाई करेंगे C2 से। तो 6000 इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है। इसी तरीके से फेलियर की वैल्यू निकाल लेंगे जो है -2000। अब टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो इन दोनों का टोटल है जो कि हमें मिलेगा 4000 पॉजिटिव। तो अगर रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू कुछ अलग होती, जैसे कि अगर फेलियर के चांस 0.6 होते, मतलब 60% फेलियर के चांस होते और सिर्फ 40% ही सक्सेस के चांस होते, तो भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव मिली है। लेकिन अगर फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो रिज़ल्ट हमें नेगेटिव मिलेगा। जैसे अगर सक्सेस के चांस सिर्फ 20% है और फेलियर के चांस जो हैं वो 80% है, तो रिज़ल्ट नेगेटिव मिल रहा है, जिससे कि हम ये डिसीज़न लेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से सक्सेस, फेलियर, इनकी प्रोबेबिलिटी को चेक करके रिस्क कितना है इसके बेसिस पे जब हम डिसीज़न लेते हैं तो इस तरह के मॉडल को रिस्क एनालिसिस मॉडल बोलते हैं। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव है तो हम रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हमने अलग अलग मॉडल्स देखे, क्लासेस ऑफ मॉडल्स। रिवाइज कर लेते हैं एक बार।
प्रिडिक्टिव मॉडल्स जो होते हैं वो फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम हिस्टोरिकल डेटा से जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड से फ्यूचर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो मॉडल हमने पढ़ा था वो था पैटर्न रिकॉग्निशन। इस मॉडल से हमें पैटर्न का पता चलता है, तो बिजनेस में हम कस्टमर का बाइंग बिहेवियर पता कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन मॉडल का मेन गोल होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो बेस्ट सोल्यूशन ये मॉडल फाइंड करते हैं। हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसका यूज़ है प्रोजेक्ट को प्लान और कंट्रोल करना। लास्ट था रिस्क एनालिसिस, जिसमें हम अनसर्टेनिटी और रिस्क को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।